बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। नाजरीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। PSL सीजन 7 के रंग पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के संग आज मुल्तान के सुल्तान टकराएंगे कराची किंग्स के साथ। क्या कराची किंग्स जादू जगा पाएगी, इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सोनिया शेख और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। रात के अंधेरे में होने वाले इस इजाफे ने अवाम के गुस्से में भी शदीद इजाफा कर दिया है। JUI समेत कई तंजीमें आज एहतजाज करेंगी। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। सोच ही नहीं रही है, बस जी लगी या पेट्रोल बढ़ा रही है, कोई फिक्र ही नहीं है। ज्यादा कर रहे हैं, ये मजबूर किया हुआ इन्होंने अवाम को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। वजारत खजाना की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 159 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है गरीब आदमी पहले ही बहुत परेशान है। हुकूमत के इस फैसले पर शहरी बिलबिला उठे। आए दिन हर दिन एक मंथ होता है भरने के लिए, अब ये हर दिन 2 हफ्ते बाद बढ़ाई जा रहे पेट्रोल, तो इस तरह आवाम को साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये पेट्रोल पंप के मालकान है जो, उनको तो चलो उन्होंने जो कम रेट पे लिया हुआ है पेट्रोल, उन्हें तो बढ़ गया, उन्हें फ़ायदा हो गया। और जो ये अवाम है इनका तो नुकसान ही हुआ ना। थोड़ा एहसास करना चाहिए गरीबों का, थोड़ा देखना चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, हमें बढ़ा रहे हैं। अमीरों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बहुत से अमीरों को कहते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन निचले तबके का भी तो सोचना चाहिए ना, मिडिल क्लास लोगों का भी सोचना चाहिए, वो दबड़े हैं बीच में। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था, पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा अवाम का मुआशी कत्ल है। पाकिस्तान की तारीख में पेट्रोल की कीमत 159 रुपए से जायद करने का सहरा इस हुकूमत के सर है। हर 15 दिन बाद अवाम की जेब पर डाका मारा जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी रिक्शा यूनियन की तरफ से आज एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। नाजरीन, IMF की शराइत पर अमल करते हुए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल ओगरा की तजवीज़ से भी ज़्यादा महंगा कर दिया गया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 4 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखी जाती तो कीमत में 4 रुपए फी लीटर कम इजाफा होता। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की 0 शरह बरकरार है। हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए फी लीटर तक करनी है। इस वक्त पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 17 रुपए 92 पैसे फी लीटर है। तो आपको बता रहे हैं कि IMF की शराइत पर अमल करते हुए पेट्रोलियम लेवी में ये इजाफा किया गया है। ज़राए का बताना है पेट्रोल ओगरा की तजवीज़ से भी ज्यादा महंगा किया गया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 4 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखी जाती तो कीमत में 4 रुपए फी लीटर कम इजाफा होता। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स की 0 शरह बरकरार है। और नाज़रीन, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर इस्लामाबाद के शहरी भी सख्त नाराज दिखाई देते हैं। उनका क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं। 15 रुपये पेट्रोल महंगा होता है, 10 रुपये महंगा होता है। जब सस्ता करने की बारी आती है तो 1 रुपये 2 पैसे 2 रुपये 3 पैसे इस तरह ये लोग सस्ता करते हैं। ये अवाम को क्या रिलीफ देंगे ये लोग? इस दफ़ा इस हुकूमत ने अवाम के सिर्फ जज्बात के साथ खेला और कुछ भी नहीं किया। ये गरीबों का जो है ना उसके लिए बढ़ा देते, अमीरों के साथ कुछ नहीं कर सकते। खान साहब कह रहे हैं घबराना नहीं है, क्या करें फिर, घबराएं ना। तो अब रात को ये जो हमारे ऊपर तूफ़ान फेंका है, टैक्सी चलाते हैं, सवारी से किराया कहते हैं, तो इतनी बातें सवारियाँ सुनाती हैं हमें। रात के अंधेरे में जनाब अवाम पे चंगा बम गिराया उन्होंने पेट्रोल का, तो ना इस महंगाई में मुझे बताएं कि लोग कैसे गुजारा करेंगे। ना ये ज्यादती है हम लोगों के साथ, ठीक है ना। तो 12 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, अब यकीन करें कि हमारा आना जाना मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से मजीद बात करें और तहरीक इंसाफ के दौर में पेट्रोल कितना महंगा हुआ, तफसीलात जानेंगे। 92 न्यूज़ पर आ चुकी हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में पेट्रोल की कीमत में 64 रुपये 62 पैसे इजाफा हुआ। इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नवाज संगर हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज, बताएगा अगर मवाजना किया जाए तो क्या फ़र्क है, पहले कितनी कीमतें थी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किस हद तक कीमतें बढ़ी हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई है तो उस वक्त जो है पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 87 रुपये
اور 70 پیسے تھی، جبکہ اب جو دیکھا جائے تو جو تحریک انصاف کے دور حکومت میں قیمت میں 64 روپے 62 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح جو اگست 2018 سے پہلے جو ہے نگران سیٹ اپ ہے اس میں 7 روپے 54 پیسے جو ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا، اور 31 مئی 2019 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام کو ایک بڑا ریلیف دیا اور پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 74 روپے 52 پیسے کر دی گئی، مگر اس کے 26 دن بعد ہی تیل کی قیمت میں ایک بڑا اضافہ دوبارہ کیا گیا اور قیمت جو ہے وہ 100 روپے 11 پیسے کر دی، جبکہ 1 جنوری 2020 کو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 116 روپے 60 پیسے تھی، جس کے بعد جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے تھوڑا بہت ریلیف دیا گیا اور قیمت جو ہے وہ 96 روپے 58 پیسے کر دی گئی۔ اس کے بعد 1 جنوری 2021 کو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 106 روپے تھی، مگر اس کے بعد جو ہے 1 جولائی 2021 کو قیمت 112 روپے 69 پیسے تھی۔ اگر دیکھا جائے گزشتہ 7 ماہ میں جو ہے وہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 47 روپے 17 پیسے جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے، جس وجہ سے پاکستان میں تمام جو چیزیں ہیں اس کا پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا اثر، پیٹرولیم قیمتوں کی اضافے سے باقی چیزیں بھی مہنگے ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ نواز سنگرا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، کراچی والے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر شدید برہم دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں حکومت نے رات کے اندھیرے میں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں شیراز احمد۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 12 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت 10 روپے اضافے سے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کو کتنی مشکلات ہیں اور ان کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر اضافے سے متعلق کیا رائے ہے، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ یہ تو ایک عرصہ ہی ہو گیا پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں بھائی، دیہڑیاں بڑھ نہیں رہی ہیں، پیٹرول پہ زور ہو رہا ہے اور مہنگائی اتنی کر دی ہے، بیڑا غرق کر دیا مزدور آدمی کا۔ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت نالائق ہو گئی ہے، بہت مظلوموں پہ انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے۔ روز نیا ریٹ ہے، اب کیا کرے بھائی، ہم لوگ مزدور آدمی ہیں، یہاں پہ ہوٹل پہ کام کر رہے ہیں، روز آنا جو ہے 4 روپے بڑھا دیا، 12 روپے بڑھا دیا، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ نہیں تو حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں کی جانب سے کافی زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہو جائے گا، جس سے آنے والے دنوں میں شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ حقیقی معنوں میں انہیں کچھ ریلیف مل سکے۔ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ لاہور میں ٹرانسپورٹرز اور گڈ ٹرانسپورٹرز کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ٹرانسپورٹر اور گڈ ٹرانسپورٹرز نے 15 سے 20% کرائے بڑھا دیے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے اثرات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ لاہور میں ٹرانسپورٹرز اور گڈز ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز اور گڈ ٹرانسپورٹرز نے 15 سے 20% کرائے بڑھا دیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کیا گیا تھا، جس پر عوامی شدید رد عمل بھی سامنے آیا۔ اس کے علاوہ اس کے ثمرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ لاہور میں ٹرانسپورٹرز اور گڈز ٹرانسپورٹرز کی جانب سے من مانا کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، سکھر کے شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، بتا رہے ہیں سجاد علی شاہ۔ جی بالکل، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سکھر کے شہری بھی جو ہے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ 12 روپے 3 پیسے جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سکھر کے شہری بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ سکھر کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف مہنگائی کی چکی میں پہلے بھی پس رہے ہیں اور اب یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے بڑھ گئی ہے۔ حکومت جو ہے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مہنگائی جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پر جو ٹرانسپورٹر ہیں، رکشہ چلانے والے، ان کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رات کو سوئے ہوئے تھے اور صبح کو پتا چلا کہ پھر نوٹیفیکیشن نکلا کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ اس سے کافی مشکلات ہوگی اور مہنگائی پر بھی اثر ہوگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو جو نوٹس نکالا ہے اس کو واپس لیں اور عوام کو ریلیف دے۔ جی سجاد، بہت شکریہ، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ادریس میمن نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کو ظلم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ملک میں مہنگائی کا سیلاب آئے گا، حکومت فیصلہ واپس لے۔
महंगाई के सैलाब तले लोग दबे हुए हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। हुकूमत को सोचना चाहिए कि पॉलिसियाँ ऐसी बने और लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, फिर इसमें अगर कोई इंटरनेशनली कोई ऐसी कोई चीज़ हो भी जाती है तो उसको कंट्रोल करने में आसानी हो। लेकिन इस वक्त देखा गया है कि प्लानिंग का फुकदान है, हर चीज़ जो है एडहॉक पर काम किया जा रहा है। आज हुकूमत खुद क्या कर रही है, हुकूमत को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया तो ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो गया। सोने और चांदी की कीमतें भी कम हो गई। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। रूस की तरफ से यूक्रेन की सरहद से फौज वापसी से कशीदगी में कमी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 3% से जायद कम हो गई। आलमी मार्केट में बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $3.33 कम हुई, जिसके बाद कीमत कम होकर $93.95 पर आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत में भी $3.47 की कमी देखी गई, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदे $92 फी बैरल में तय हुए। आलमी मार्केट में सोना, चांदी और प्लेटिनियम भी सस्ता हो गया है। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $14.60 सस्ता होने के बाद $1854.80 का हो गया। फी ऑन चांदी $0.47 की कमी से $23.43 की हो गई। इसी तरह प्लेटिनियम की फी ऑन कीमत $0.18 कम होकर $1023.35 हो गई। दीगर अहम खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में एक बार फिर मुस्तरद वोटों का मसला सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि मुस्तरद वोट डबल मोहर लगाने से सामने आते हैं। जुडिशल कमीशन ने 2013 इंतखाबात पर रिपोर्ट में इसी मसले की निशानदही की थी। मुखालिफिन के वोट मुस्तरद करके इलेक्शन पर असरअंदाज होने वाला स्टेटस को EVM का मुखालिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, डॉलर और करप्शन के बाद तेल की कीमतें भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम की जेब पर डाका है, पाकिस्तान कबूल नहीं करेगा। जाते जाते इमरान खान ने अवाम पर महंगाई की बमबारी तेज कर दी है। तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई में मजीद इजाफा करेगा। तेल की कीमतों में इजाफा पहाड़ जितना होता और कमी चींटी जितनी भी नहीं की जाती। इक़्तिदार के आखिरी दिनों में इमरान खान को गरीब अवाम पर तरस खाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का तनकीद करते हुए ये कहना था। और इसके अलावा जमात इस्लामी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोल की बुलंद तरीन कीमत का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म है। जमात इस्लामी महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ तहरीक जारी रखेगी। अमीर जमात इस्लामी की जानिब से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद किया गया है। और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि IMF से हुकूमती वज़रा ने मुआहदा किया है तो IMF की मानना तो पड़ेगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से दीगर अशिया भी महंगी होंगी। यह हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। इस हुकूमत का जाना अब बनता है। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो ये इजाफा हुआ है पेट्रोल का, ये तमाम प्रोडक्ट्स पे इसका असरअंदाज होगा और महंगाई और बढ़ेगी। ये हुकूमत जो है ये आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है और इसलिए इनका जाना ज़रूरी है। मैं सेनेट से लड़ा था इलेक्शन, उस वक्त ये सारे यही कहा करते थे कि ये नहीं जीत सकते, ये हार जाएंगे। और तमाम वज़रा जो थे उनके बयान आप बेशक आप सुन लें कि उन्होंने क्या कहा था। तो उस वक्त हमने तो कोई नहीं कहा था कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मेरे 16 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया है। वो मुझे नहीं कहा, उनके लॉयर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बयान दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि फैसल वावडा की ताहयात नाहली के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात भी है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या फैसल वावडा ने तुर्क शहरियत का सर्टिफिकेट पेश किया। अब जब सवाल उठ गया है तो फैसल वावडा को अपनी नेक नियति साबित करनी है।
عدالت بیان حلفی پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو کیسے نظر انداز کرے، اس حوالے سے میں رپورٹ کر رہے ہیں حسین احمد۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مین اللہ نے فیصل واڈا کی نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ہمیں حقائق بتائیں الیکشن کمیشن نے کیا غلطی کی، جس پر فیصل واڈا کے وکیل وسیم سجاد نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بیان حلفی کے معاملے پر انکوائری کے بعد کورٹ آف لا کی کارروائی کا اختیار ہے، جبکہ اس کیس میں انکوائری ہی نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن انکوائری کر کے کیس سپریم کورٹ کو بھجوائے۔ صرف اتنا سمجھا دیں کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کا کیا کریں۔ اگر یہی ثابت ہوتا کہ بیان حلفی جھوٹا ہے تو پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جاتی۔ فیصل واڈا کے وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جھوٹے بیان حلفی کے لیے توہین عدالت کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ وسیم سجاد نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں جھوٹا حلفنامہ جمع کرانے پر فوجداری کارروائی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 62(1)(f) پر جو آئے گا وہ تاحیات نااہلی ہوگی۔ اس کیس میں 62(1)(f) لگتا ہی نہیں۔ وسیم سجاد نے عدالت کے سامنے ہارون اختر اور سعدیہ عباسی کیس سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مین اللہ نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصل واوڈا کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے اہم ملاقات کا احوال آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت سے برطانوی ہائی کمیشن کی پولیٹیکل کاؤنسلر مس آیونا تھامس کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات، کورونا ویکسینیشن سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ برطانوی پولیٹیکل کاؤنسلر نے پنجاب میں کم عمری کی شادی کے سدباب پر قانون سازی کی تعریف بھی کی۔ اس موقع پر راجہ بشارت نے کہا کہ پنجاب حکومت نے عام آدمی کی بہتری کے لیے ریکارڈ قانون سازی کی ہے۔ نیا بلدیاتی نظام اختیارات کی نچلی سطح تک حقیقی منتقلی کا ضامن ہوگا۔ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت سے برطانوی ہائی کمیشن کی پولیٹیکل کاؤنسلر مس آیونا تھامس نے ملاقات کی، جس میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات، کورونا ویکسینیشن سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو بھی کی گئی۔ برطانوی پولیٹیکل کاؤنسلر نے پنجاب میں کم عمری کی شادی کے سبب پر قانون سازی کی تعریف کی۔ اس موقع پر راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے عام آدمی کی بہتری کے لیے ریکارڈ قانون سازی کی ہے۔ نیا بلدیاتی نظام اختیارات کی نچلی سطح تک حقیقی منتقلی کا ضامن ہوگا۔ برطانیہ میں پاکستانی مصنوعات کو فروخت اور عالمی منڈی میں پذیرائی کے لیے انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کا لندن میں صنعتی نمائش کروانے کا اعلان۔ نمائش ستمبر میں ہوگی، جس میں 100 سے زائد صنعت کار برطانیہ آئیں گے۔ اس حوالے سے برطانیہ اور پاکستان کے مختلف شہروں کے چیمبرز آف کامرس سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ اس پر مزید دیکھتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ آئی بی پی سی کے عہدیداروں نے ایسٹ لندن میں دورہ پاکستان بارے میڈیا کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر چیئرمین انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن رضوان سلہریہ، جنرل سیکرٹری عاصم یوسف سمیت میاں منظور، شفیق قریشی اور دیگر موجود تھے۔ چیئرمین رضوان سلہریہ کا کہنا تھا کامیاب دورہ پاکستان کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ لندن میں پاکستانی صنعتی نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ دورہ پاکستان کے دوران آئی بی پی سی کے وفد نے سیالکوٹ، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد چیمبرز، بزنس ایسوسی ایشنز اور دیگر شخصیات سے ملاقاتیں کی اور انہیں اپنی مصنوعات کی پذیرائی کے لیے لندن آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ رضوان سلہریہ کے مطابق نمائش میں 100 سے زائد پاکستانی بزنس مین لندن آئیں گے۔ عاصم یوسف نے اس موقع پر کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، لائیو اسٹاک، ڈیری جیسے شعبہ جات میں جن میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور ہم چاہتے ہیں اس شعبے سے منسلک لوگ برطانیہ آئیں تاکہ پاکستان اور برطانیہ کے کاروباری حضرات کے درمیان مضبوط تعلقات قائم ہو سکے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز، لندن، UK۔ آئرلینڈ میں لیبر کی کمی کو غیر ملکی طلباء کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ حکومت اس حوالے سے خصوصی پیکج کا اعلان کرے، یہ کہنا ہے آئرلینڈ میں جسٹس فار اسٹوڈنٹس تحریک کے رکن مرزا احسان کا۔ وہ دارالحکومت ڈبلن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے آئرلینڈ میں غیر ملکی طلباء کے حقوق کے حوالے سے تفصیلی اظہار خیال کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں آئرش پارلیمنٹ کے باہر، اور یہاں آئرش پارلیمنٹرینز کے ساتھ جسٹس فار اسٹوڈنٹس کے ریپریزنٹیٹیوز اور کچھ پاکستانی جو ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس فار اسٹوڈنٹس کو جو اس کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں احسان، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مومنٹ ہے کیا اور اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں۔ جسٹس فار اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے، یہ آئرش اسٹوڈنٹ کی طرف سے ہے جو کہ آئرلینڈ میں رہ رہے ہیں، نان EU اسٹوڈنٹس ہیں بیسکلی، اور یہ 5 سے 6 سال
कम से कम 5 से 6 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इनकी डिग्रीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं आयरलैंड में और इन्होंने अभी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू देयर इमिग्रेशन स्टेटस इनको जॉब नहीं मिल रही आयरलैंड में। चूँकि जब भी ये जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पे इनको इमिग्रेशन स्टेटस का पूछा जाता है और उनको बिफोर कंसीडरिंग कैंडिडेट इनको इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी जाती है। किसान कितने स्टूडेंट्स आप समझते हैं इस वक्त आयरलैंड में मौजूद हैं जो इस क्राइसिस का शिकार हैं या इस मुश्किल से दो चार हैं? हमारी मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारे पास इस वक्त 500 के करीब स्टूडेंट आए हैं। चूँकि अभी इतनी फेमस नहीं हुई हमारी जो मूवमेंट है, अभी इतनी नाउन नहीं है और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी फ्रंट पे आने से मतलब थोड़ा सा ग्रेस करते हैं, वो नहीं चाहते कि मीडिया में डिस्कस हों, तो इस तरह से वो मतलब पीछे हैं, लेकिन मसले उनके सेम ही है, लेकिन अराउंड थाउजेंड्स में ये स्टूडेंट्स हों। आज की जो मुलाकात हुई आपकी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, क्या समझते हैं आप? क्या पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, कुछ निकलेगा इसमें? जी माशाल्लाह, आज की जो मीटिंग थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, चूँकि जो क्वेश्चन हमने रेज़ किए पार्लियामेंटेरियन के आगे उसके अकॉर्डिंग तो उनके पास कोई ऐसा उसका रिस्पांस नहीं था जो कि ये जाहिर करे कि हमारी डिमांड जो हैं वो इलॉजिकल हैं या हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड की हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी पॉजिटिव है और जो उन्होंने होप दी है कि अनकरीब वो ये चीज़ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक नई स्कीम के बारे में भी उन्होंने इंदिया दिया है कि वो भी अनकरीब आने को है। जी, इस वक्त आयरलैंड के अंदर लेबर की शॉर्टेज है और इन स्टूडेंट्स का मुतालबा है कि जिन्होंने यहाँ पे डिग्रीज़ कंप्लीट की, अपने 5-5, 6-6 साल या उससे ज़्यादा अरसा से यहाँ पे लीगली इनका रेजिडेंस है, इनकी यहाँ पे स्टडी इन्होंने कंप्लीट कर ली है, इन्हें किसी तरीके से कुछ ऐसी इनकी स्कीम इनके लिए लाई जाए जो इनको यहाँ पे परमानेंट कर ये जो यहाँ की जो जॉब मार्केट है उसके अंदर एंटर हो सके। जी, बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिदर हसनैन करीमैन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम विलादत अक़ीदत एहतराम के साथ मनाया गया। मिडलैंड्स भर से शहरियों ने भरपूर शिरकत की। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी में केक भी काटा गया। तफसीलात के लिए देखते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट। फातिह खैबर खलीफा चहारम दमाद रसूल हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के जश्न विलादत के हवाले से अदारा मार्फ इस्लाम के ज़रिए एहतमाम बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में रूह परवर तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें मिडलैंड्स भर से मोमिनीन व मोमिनात ने कसीर तादाद में शिरकत की और मौलूद काबा की पैदाइश की खुशी में केक काटा। इस मौके पर मकामी सना खान हजरात ने मौलूद काबा की शान में कसीदे पेश किए। लंदन से आए हुए मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्बास आब्दी ने खिताब करते हुए हज़रत अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल, इनकी पैदाइश और हालात ज़िंदगी के रोशन पहलुओं को उजागर किया। अल्लाह ने खुद गवाही दी है कि हम गवाही देते हैं कि तुम पाक हो, मुतहहर हो, ताहिर हो, तहारत की सनद भी अल्लाह दे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना अब्बास आब्दी, अदारा मार्फ इस्लाम के तर्जमान अली मोहसिन हाशमी और दीगर शख्सियात ने कहा कि आज जश्न मौलूद काबा मनाने का मकसद अपनी नौजवान नस्ल को हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी के बारे में आगाही देना था। आज की रात हम यहाँ पर जश्न मिलाद मौलूद काबा अलैहिस्सलाम मनाने के लिए जमा हुए हैं और मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना हीरो तस्लीम कर ले और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें ताकि उनकी तरक्की और ताली का सफ़र शुरू हो। इदारा मारिफ इस्लाम हुसैनिया बर्मिंघम की आज इस अजीम शान तकरीब जो कि जश्न मौलूद काबा इमामुल मुत्तक़ियान इमाम अली अलैहिस्सलाम की आमद पुरनूर के मौके पर हमने यहाँ मनाया। तमाम आलम इस्लाम में जहाँ भी इस वक्त मुसलमान नहायती अक़ीदत और एहतराम से आज का इस पाकीज़ा दिन को मना रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। 13 रजब के मुनासिबत से पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दुनिया का एक अनोखा वाक़या है जिसको खुदा के पाक घर ने और जनाब अली अलैहिस्सलाम का आना और ये एक अजीम मौजज़ा है। Today is a very special day because it's the birth of Imam Ali alayhi salam.
and I want to congratulate and Eid Mubarak to all the Muslims around the world. शुरका का कहना था कि अगर उम्मत मुस्लिमा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के नक्शे कदम पर चलकर दीन मोहम्मदी के मुताबिक इत्तेहाद व इत्तेफाक से चले, दुनिया में भी आलम इस्लाम एक बड़ी कुव्वत बनकर सामने आ सकता है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शुरका का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के विजन पर चल रही है। मज़ीद जानते हैं उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्किद होने वाले पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में शरीक ओहदेदारों का कहना था कि पीपल्स पार्टी बतौर अपोजिशन पार्टी जमहूरी रवायात के तसलसल को कायम रखे हुए है और पार्लियामेंट के अंदर और अवामी हलकों में हुकूमत की नाकिस और अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर एहतजाज कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी ताकत से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और मुल्क को मौजूदा हुकूमत से निजात मिलेगी और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर मुल्क को दरपेश चैलेंज से बाहर निकालेगी। इजलास से PYO सऊदी अरब के सदर एहतशाम जावेद कोहली, जनरल सेक्रेटरी एजाज रहीम और शकील शेख ने भी इजहार ख्याल किया। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से तंजीम साजी मुहिम के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें फिल्मों में डिस्को मुतारिफ करवाया। उनकी मशहूर फिल्मों में डिस्को डांसर, डांस चलते चलते और नमक हलाल जैसी कामयाब फिल्में शामिल हैं।